प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? तो सामाजिक, इसके बाद आर्थिक, और तीसरा कौन सा हो गया? आर्थिक और राजनीतिक। इंपॉर्टेंट इसलिए रहेगा बच्चों क्योंकि फिर जब मैं आपको प्रस्तावना कराऊंगा तो आप क्या पढ़ोगे? तो हम क्या याद रख सकते हैं कि भाई ये प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय है। तो ये प्रस्तावना में जो न्याय है ये हमने कहां से ग्रहण करें? इसी देश से। चर्चा सामाजिक, आर्थिक आगे की तरफ दोबारा करेंगे। इसके बाद आगे पंचवर्षीय योजनाएं। अगर आपको मैं एक चीज याद दिला दूं तो पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं ये हमारे यहाँ पर 1951 में शुरू हुई थी। 1951 में भारत में प्रथम और आखिरी कब साबित हुई? क्योंकि मोदी सरकार ने 2014 में जब सत्ता में आई तो उन्होंने फैसला किया कि हम पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त करेंगे और उसकी जगह दीर्घकालीन योजनाओं को लाएंगे जो 15 वर्षीय होंगी। तो इस प्रकार से जो पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में अंतिम है भारत की, अंतिम का मतलब ये सवाल देखिए पीसीएस के एग्जाम में है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल बताइए। तो 2012 से लेकर और 2000, क्योंकि 5 वर्ष की है और बीच में स्थगित भी होगी। जब मैं अर्थव्यवस्था कराऊंगा तो फिर चर्चा करूंगा, यहाँ संदर्भ क्योंकि दोनों का है तो आपको वो भी उस टाइम भी पढ़ना होगा। तो लगे हाथ यहीं से रिवाइज करते हुए चलते हैं कि पंचवर्षीय योजनाएं भारत के अंदर आखिरी कौन सी थी? 12वीं का कार्यकाल कौन सा रहा? 2012 से 2017। तो हमें क्या पॉइंट लिखना, वहां पे बुक में नीचे लिख रही है अब पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त कर दी गई हैं और अंतिम कौन सी है? 2012 से 17। बच्चों मैं इसलिए इस टाइम बता रहा हूं, ये है तो अर्थव्यवस्था का सवाल कि जब हमारा दिमाग किसी चीज को याद रखना चाहता है तो जब बुद्धिमानी पूर्वक चीजें हम उसको बताते हैं तो वो उस चीज को लंबे समय तक याद रखता है। इसके बाद अगला देश दे रखा है कनाडा। आप जानते हो रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश है और उसके बाद दूसरा स्थान कौन से देश का है? कनाडा का। तो कनाडा से हमने कौन कौन से तत्व ग्रहण करे हैं संविधान के? फिर है केंद्र के अधीन अवशिष्ट शक्तियां। 2013 के एसएससी के एग्जाम में, नवंबर में एग्जाम हुआ था, उसके अंदर ये सवाल आया। इंपॉर्टेंट लगाइए आप वहां पर क्योंकि ऐसा लगता होगा कि शायद सवाल ना। 2013 के एसएससी के नवंबर के एग्जाम में क्वेश्चन आया। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ देश का नाम कनाडा। तो पहला पॉइंट क्या है? अवशिष्ट शक्तियां। इसको इंग्लिश के अंदर कहते हैं रेजिडुअल पावर्स। इसका अर्थ यह हो गया कि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे संविधान के अंदर यह दिया हुआ है कि कौन से अधिकार केंद्र के हैं, कौन से अधिकार राज्य के हैं और कौन से ऐसे हैं जिन पे दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन कुछ विषय तो ऐसे हैं जो 26 जनवरी 1950 को संविधान के निर्माणकर्ताओं को पता भी नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर आईटी, क्योंकि कंप्यूटर का वो बोलबाला, सोशल मीडिया का वो नहीं था। तो हमारे यहाँ आईटी कानून कब बना? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यूपीएसआई के एग्जाम के अंदर जो सिलेबस दे रखा उसमें दे रखा आईटी अधिनियम वर्ष 2000। तो हमारे यहाँ पर आईटी अधिनियम बना 2000 में। तो जाहिर बात है ये नया कानून किसके पास आएगा? ये निर्णय कौन लेगा और ये किसके अधीन रहेगा? केंद्र सरकार। तो इसका मतलब हो गया कि अवशिष्ट शक्तियों का तात्पर्य यह हो गया कि जैसे हमारे पिता का है तो पिता जो है अपनी संपत्ति अपने बच्चों को देता है सामान्यतः, लेकिन ये उसको अधिकार है कि जो संपत्ति उसने अर्जित करी है वो किसी बच्चे को ज्यादा भी दे सकता है या किसी बच्चे को बिल्कुल भी ना दे। ऐसे ही हमारे संविधान में संघीय ढांचे में शक्तियों का बंटवारा तो है, लेकिन संघ को पिता तुल्य शक्ति दे दी कि वो अगर चाहे तो नए विषय के बारे में स्वयं निर्णय लेगा कि वो ये विषय मेरे पास रहेगा। तो इसी को कहते हैं अवशिष्ट शक्तियां। और बच्चों 2013 के एसएससी के नवंबर के एग्जाम में परिभाषा पूछी थी कि अवशिष्ट शक्तियों का तात्पर्य क्या है। वैसे मैंने बुक में दे रखी है, यहां मैंने आपको उसके महत्व को समझाया। अगला पॉइंट दे रखा है एक अर्ध संघात्मक सरकार का ढांचा। इसका अर्थ क्या हो गया? इसको कहते हैं अर्ध संघात्मक का मतलब हो गया क्वासी फेडरल। ये हम भारत का ढांचा जो है वो संघीय ढांचा है, लेकिन जैसे कि हमारे यहाँ पर होता है कि जब हम देश में स्वतंत्र हुए तो शायद पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को कोई भी चीज़ क्लियर नहीं थी, इसीलिए उन्होंने बीच का रास्ता अपनाया, थोड़ा इधर से ग्रहण किया, थोड़ा इधर से ग्रहण किया, वही हमने इस ढांचे के अंदर कर दिया। एकात्मक ढांचा क्या होता है? जैसे हम बात करें किसी भी देश की कि वहाँ पर एकात्मक है, स्विट्जरलैंड है, तो सारी शक्ति कहाँ है? एक केंद्रीय सत्ता है उसमें निहित है, वहाँ पर ये वर्गीकरण नहीं है। इसके विपरीत अमेरिका में देखिए, याद रखना आप लोगों को
2019 का जो यूपी कांस्टेबल का एग्जाम आया था उसमें 2 क्वेश्चन दे रखे थे। इसी संदर्भ में ध्यान रखिए, उनके यहाँ अमेरिका में 50 राज्य हुआ करते थे, लेकिन 2020 में उन्होंने एक नया राज्य बनाया है, वॉशिंगटन। तो इस प्रकार से अमेरिका में क्या है, 51। अब अमेरिका में सही मायने में संघीय ढांचा है। इसका मतलब ये हो गया कि देखिए, अमेरिका के अंदर यदि किसी को मृत्युदंड मिलता है, मान लीजिए कैलिफोर्निया में, तो हो सकता है वहां जहर के इंजेक्शन से मारा जाए मृत्युदंड में। एक राज्य के अंदर वहां पर इलेक्ट्रिकल चेयर यानी कि विद्युत कुर्सी पे बैठाकर मार दिया जाता है। एक प्रांत ऐसा है जहां गोली मारकर उसको मृत्युदंड दिया जाता है। यानी कि संघीय ढांचे में हमने क्या कहा, संघीय ढांचे में अमेरिका में होने का मतलब है कि वहां पर राज्य का कानून अलग है और संघ का कानून अलग है। भारतवर्ष में, भारतवर्ष के अंदर आईपीसी, सीआरपीसी पूरे देश के अंदर एक समान ही चलती है। तो भारत अर्ध संघात्मक मतलब क्या हो गया कि ना तो हम एकात्मक हैं, एकात्मक को कहते हैं यूनिटरी, यानी कि सारी शक्तियां एक में निहित है, और ना ही हम संघ है जिसे कहते हैं फेडरेशन। तो इसका एग्जाम्पल है अमेरिका, इसका एग्जाम्पल है स्विट्जरलैंड। तो हमने क्या लिया, हम बीच का रास्ते को अपनाए। इसी को कहते हैं क्वासी फेडरल, या हिंदी में कहते हैं अर्ध संघात्मक।